प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कि वो हुकूमत के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है और वो दावे करती है कि उसके नंबर पूरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पुरएतमाद दिखाई देती है। हुकूमत कहती है कि अगर नंबर पूरे होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक फौरी तौर पर आ जाती है, बल्कि हुकूमत तो ऑपोजिशन को चैलेंज करती है कि अगर उसके नंबर पूरे हैं तो आज ही तहरीक अदम एतमाद लाकर दिखाए। इस सिलसिले में हमने देखा कि ऑपोजिशन ने भी हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकातें की, जिसमें MQM, PMLQ शामिल हैं, उनसे मुलाकातें की और इसके साथ साथ हुकूमत के भी अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते जारी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इस मार्च का आगाज अब हुआ चाहता है। आज घोटकी से सिंध हुकूक मार्च, जो कि तहरीक इंसाफ का मार्च है, वो शुरू हुआ और इसकी क़यादत कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी। ये सिलसिला जारी है और अब तहरीक इंसाफ और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम को अब फैसला करना होगा। इस मार्च के क्या मकासद हैं और क्या तहरीक इंसाफ इस मार्च के मकासद हासिल कर सकती है और इस वक्त ऑपोजिशन की क्या सियासत है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राना ताहिर। राना ताहिर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी और तज्ज़ियाकार अली असगर अरबाब। अली असगर अरबाब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज करेंगे। आप बताइए कि आज घोटकी से सिंध हुकूक मार्च का आगाज हो गया है। ये तकरीबन मुख्तलिफ अजला से गुजरता हुआ 27 अजला से गुजरता हुआ कराची पहुंचेगा। क्या बता रहे हैं कि इसके मकासद क्या हैं और क्या इसके मकासद हासिल हो पाएंगे तहरीक इंसाफ को? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हुकूक सिंध मार्च किया जा रहा है उसका आगाज हो चुका है। ये घोटकी के करीब कमू शहीद के मकाम से शुरुआत हुई और बड़ी तादाद में आप देखें कि लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त बड़ी परेशान सूरत हाल से गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 साल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, मगर वो लोगों को कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा है। लोगों के मसाइल में बेपनाह इजाफा हो गया है। तो आज ये जो मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूक सिंध मार्च किया गया है, ये यकीनन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, सिंध के लोगों के लिए, क्योंकि सिंध के अंदर इस वक्त एक पढ़ा लिखा और बाशऊर मिडिल क्लास उभर रहा है और वो चाहता है कि उसकी जो क़यादत करे इस सूबे की, और जो जिनके पास हुक्मरानी हो वो बाशऊर हो, पढ़े लिखे हो और सिंध के लोगों के मसाइल हल करें। तो वो इस वक्त यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने आज जो हुकूक सिंध मार्च का आगाज़ किया है। ये एक बड़ी इब्तिदा है जो आखिर जो है आज सखर में, उसके बाद आप देखें कि जब घोटकी से उसका आगाज़ होता है वो मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से होता हुआ जब सखर पहुँचता है तो लोगों की बड़ी तादाद जो है अपने कायदीन का इंतज़ार कर रही है उनको सुनने के लिए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और अली ज़ैदी साहब हैं, जिन्होंने खिताब किया जो आज हमने सुना। तो उसमें भी यही बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के लिए कुछ डिलीवर नहीं किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हुकूक सिंध मार्च का आगाज़ किया गया है, जो 6 तारीख तक कराची में इख्तिताम पजीर होगा, सिंध के तमाम अजला से गुजरेगा। और आज तो इस मार्च की इब्तिदा है, तो आज इब्तिदा में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत और फिर एक बड़ी रैली की सूरत में उसका सखर पर पहुंचना यकीनन इस बात का एक आसार है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग अपनी हमदर्दियां जो है वो रखते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी हुक्मरानी जो है कायम हो इस सूबे में, जिससे लोगों को जो छुटकारा मिले उस बैड गवर्नेंस से जो ठीक है अरबाब साहब,
गवर्नेंस कैसी है और अवाम इस मार्च को कह रहे हैं सिंध के अंदर, ये तो मैं आपसे बाद में पूछता हूं, लेकिन राना ताहिर साहब की तरफ आऊंगा। राना ताहिर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कहती है, पीडीएम ने कहा कि हम मार्च में यानी 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि 23 मार्च को यहाँ पे एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है। दूसरी तरफ अदम एतमाद कर रहे हैं। अपोजिशन सूरत हाल को कैसे देख रही है? अपोजिशन को सूरत हाल की संगीनी का भी अंदाजा नहीं है। वो कहते हैं हम मार्च भी करेंगे 23 मार्च को और अदम एतमाद भी लाएंगे और दावे भी कर रहे हैं। जी जावेद इकबाल साहब, देखें, गुजारिश ये है कि ये दोनों चीजें जो है ना खुद एक दूसरे की नफी कर रही हैं। अगर इन्होंने अदम एतमाद लानी है तो फिर ये मार्च किस बात का, और अगर मार्च करना है तो फिर अदम एतमाद का ड्रामा क्यों किया जा रहा है? असल बात यह है, मैं आपको अर्ज करूं कि अपोजिशन जो है वो मायूसी का शिकार है। इनके अंदर कोई इत्तेफाक राय नहीं, ये सब इनका सिर्फ और सिर्फ नस्बुलैन और मकसद एक ही है कि इनके खिलाफ जो करप्शन के मुकदमात हैं वो किसी तरह खत्म हो जाए। उस 1 पॉइंट एजेंडे के तहत ये आए दिन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, आप देखें, मेरी अब सुने, इस हुकूमत को बने हुए 3.5 साल हो गए। इस हुकूमत ने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, कोताहियां भी की होंगी, लेकिन बात यह है कि भाई 1.5 साल इलेक्शन में रह गया है। आप इस मौके पर ये क्या मार्च खेल रहे हैं? मुझे तो हैरानी है कि ये वफाक की हुक्मरान जमात सिंध में मार्च क्यों खेल रही है, और सिंध की हुक्मरान जमात जो है, जो 13.5 साल से वहां पे हुक्मरान है पीपल्स पार्टी, वो क्या मार्च का ड्रामा कर रहे हैं? महंगाई जो है, वो महंगाई की बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले। महंगाई को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की। ठीक, 13.5 साल से इनकी हुकूमत है मुसलसल वहां पे। कोई और पाकिस्तान में जमात नहीं है जिसकी किसी सूबे में मुसलसल 13.5 साल से हुकूमत हो। इनके बजाय इसके कि ये अवाम को जवाब दें कि हम नाकाम रहे। एक तो देखें, ये जो जलसे करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन आए दिन ये इस तरीके, कोई इस मुल्क में ऐसा बड़ा इशू है जिसके लिए ये पीडीएम मार्च करके सड़कें ब्लॉक करना चाहते हैं? यानी अपने कारकुनों मुल्क को अदम इस्तेहकाम इनका एजेंडा। देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे रशिया, ये सारा टोपी ड्रामा जावेद इकबाल साहब प्राइम मिनिस्टर के रशिया के दौरे को सबोताज करने के लिए इन्होंने अदम एतमाद का रचाया। उस दिन ज्यादा कोई खबरें चलवा रहा है जी उसके दौरे के दौरान ही तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी। बिल्कुल भाई, कहां से आ जाएगी? मैं आपको बताता हूं कि ये जिनके अपना तकिया करना कर रहे हैं, चौधरी साहबान जो है, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई, मैं कई दहाइयों से उनके खानदान को जानता हूं। वो इन पे एतबार करेंगे, शरीफ खानदान पे सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ये हुकूमत को कोई खतरा है तो वो इनके अपनी कोताहियों से है। ठीक, इन्हें उस तरफ अपनी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं, तहरीके अदम एतमाद कोई नहीं आनी जावेद इकबाल साहब। ठीक, कभी कहते हैं वजीर आजम के खिलाफ लाएं, स्पीकर कभी कहते हैं वजीर आला के खिलाफ लाएं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ये कभी कहते हैं पीपल पार्टी वाले कहते हैं पंजाब से आप आगाज करें। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त मुल्क में एक कानून नाफिज है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। आज अगर एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती, फिर ये चूं चूं का मुरब्बा लड़ पड़ता है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तो इलेक्शन कैसे होंगे? या तो आप उस कानून को तब्दील करें, अगर असेंबली नहीं होगी कैसे कानून को तब्दील करेंगे आप? फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि जी हमें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के लिए टाइम चाहिए, साल चाहिए, 2 साल चाहिए। ये सारा एक, मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, ये जिंदा रहने के लिए मीडिया में ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी कल कराची से चलेगी, मैं वही अर्ज कर रहा था, 12 तारीख तक टोपी ड्रामा चलता रहेगा। पीडीएम ने कहा था हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे और पीपल्स पार्टी ने उससे पहले ऐलान कर दिया। ये क्रेडिट का भी चक्कर चल रहा है आपस में, क्रेडिट कोई पहले बेतहाशा है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के, कोई कहता था हम ये कर देंगे। जरदारी साहब ने क्या तकरीर की थी बेनजीर भुट्टो के बस्ती पर लाड़काना में मियां नवाज शरीफ के बारे में,
और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या कहते रहे हैं यहाँ शहीद ज़िया-उल-हक़ की कब्र पर खड़े होकर। तो ये सारा जो है ना, ये अब हो क्या रहा है, इनके खानदान में लड़ाई है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके साहबजादे आगे चले, नवाज शरीफ साहब के साहबजादी चाहती हैं कि बाकी सारा शरीफ खानदान उनके पीछे चले। तो ये जो है ना, ये किसी तौर पर संजीदा नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग इनमें अपना ना, जो लोग खास बहुत सारे गैर मुल्की ताकतों को भी प्राइम मिनिस्टर के दौरा रूस से बड़ी तकलीफ थी, ये उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए भी इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। उस वक्त जब ये दौरा कितने आप देखें 2-3 दिन इन्होंने कैसे लगाए, वो 2 दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया में थे। अली असगर बाब साहब, आप बताइए कि ये जो अब मार्च शुरू हुआ है, अवाम का वहां पर क्या रद्द अमल है, अवाम क्या कहते हैं, और फिर सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे कि राना साहब भी फरमा रहे थे, 13.5 साल से हुकूमत में है, इनकी गवर्नेंस पर सवालात तो उठते रहे हैं ना। देखें ना, जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी मामला है, फिर वहां पे हमने देखा कि जो मुजरिम थे जिनको जेल में होना चाहिए था, उनके लिए अस्पताल बनाए गए और फिर अस्पताल में वो रह रहे हैं। अगर इस तरह की गवर्नेंस होगी तो फिर क्या आप समझते हैं कि लोगों का रद्द अमल क्या है वहां पे? देखिए, 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, पहले फेडरल में और फिर सूबे में, और इस दौरान जो सिंध के लोग हैं वो इस वक्त बेपनाह महरूमी का शिकार है। मैंने खुद सिंध के मुख्तलिफ अजला का जो देखा है और वहाँ जो बैड गवर्नेंस देखी है। मंछर झील आपको बताऊँ, उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। मंछर झील के आसपास के तमाम लोग पानी, पीने के पानी के लिए परेशान है, जबकि वज़ीर आला साहब के जो है वो हल्का भी है और उसका जो है गाँव भी है, वो उस वहीं कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, मगर वहाँ लोग जो है उनमें बेपनाह गुर्बत है। अब अगर हम सिंध में पानी की बात करते हैं तो सिंध में पानी जहरीला हो चुका है। ज़्यादातर आरओ प्लांट जो लगाए गए हैं, जिसकी मिसाल आप थर में देखें, थर में बेपनाह आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, मगर ज़्यादातर उसमें आरओ प्लांट्स ख़राब है। सिंध के लोगों को साफ पानी फराहम नहीं हो रहा है। एजुकेशन का हाल ये है कि सिंध की बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाती हैं तो वो वहाँ महफूज नहीं है, और वो खुदकशियों की शक्ल में कभी कभी उनके वालिदैन को अपनी बेटियों की जो है वो जसद खाकी उठाना पड़ता है, कभी उनको हिरास किया जाता है। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि सिंध की सेहत के हवाले से अब अगर देखें तो वो भी हालत बहुत अबतर है। तो इस सारी सूरत हाल में सिंध के लोग इस वक्त बाशऊर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो उभरता हुआ मिडिल क्लास है, वो चाहता है कि एक ऐसी अच्छी हुक्मरानी वाले लोग इस सूबे में आए जो उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो काम किया, बेनज़ीर ने काम किया, तो उन लोगों की उनके साथ एक वो जुड़े हुए थे, मगर उनके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ऐसी सूरत हाल है जिसमें लोग परेशानी का शिकार हैं और उनके लिए बेपनाह मसाइल है। आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हम जिक्र करें, कराची में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो महफूज नहीं है, और इसकी आप अंदाजा लगाएं कि कराची में ये लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह सूरत हाल है कि तो इंटीरियर सिंध में जो है वो क्या सूरत हाल होगी, लोगों के साथ कितने मसाइल होंगे और किस तरह जो है पुलिस लोगों के साथ हैंडल करती होगी, किस तरह लोग जो है वो अपने जायज़ मसाइल जो है उनके हल करने के लिए भी परेशान है। तो ये सारी बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से सिंध के लोग जो है उनकी शमूलियत इस वक्त आज देखें कि आज पहला दिन है और पहले दिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत इस बात का जो इस इशारा है कि जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च आगे बढ़ता जाएगा, बड़ी तादाद में लोगों की इसमें शमूलियत होती जाएगी। अब 28 तारीख जो है आप लाड़काना में जलसा देखेंगे, उसके बाद नवाबशाह में जलसा देखेंगे, आप उमरकोट में जलसा देखेंगे, हैदराबाद में जलसा देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग जो है वो महरूमी का और परेशानियों का शिकार है। आप खुद नवाबशाह के इलाके टंडो वली मोहम्मद में आप देखें कि 6 लोग कत्ल हो जाते हैं, जिसमें एक पुलिस का SHO भी शामिल है, मगर उन लोगों को धरने लगाने पड़ते हैं FIR कटवाने के लिए। और सिंध की पूरी सिविल सोसाइटी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब प्रेशराइज करती हैं सिंध हुकूमत को, उसके बाद जाके उनके खिलाफ FIR काटी जाती है। इसी तरह अगर आप हर सेक्टर में देखें कि जो बैड गवर्नेंस है वो इंतहा तक पहुंच गई है, जिसके बायस सिंध के लोग बहुत परेशान हैं।
اور اس پریشانی کا یقیناً وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نئی ایسی جماعت آئے اور ایک وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی قیادت آئے جس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مانے اور ان کو ووٹ کریں. اب ووٹ سے یقیناً تبدیلی آئے گی اور پاکستان تحریک فیصلہ کیا گیا ہے. جو باقی پی ڈی ایم ہے ان کے پاس تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو بس صرف ادھر بیٹھک ادھر بیٹھک، اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ کی حکومت تھی نا، وہاں پہ وہ گورننس بھی دے سکتے تھے، کام بھی کر سکتے تھے. وہ الٹا وفاقی حکومت پر حملہ آور ہو گئے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی جو نون لیگ چاہتی ہے. ٹھیک، نون لیگ چاہتی ہے کہ افراتفری پھیلے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. بھائی ان کا دماغ خراب ہے، اپنی سندھ حکومت توڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو اتحادیوں کی مدد سے حکومت قائم ہے. مرکز کے پی کے میں تو عمران خان کی پارٹی کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہے نا. وہاں پہ یہ کیا کریں گے؟ یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم والے. ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ یہ لوگ آپ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ان لوگوں کو جب ملک میں استحکام ہوتا ہے، یہ جو پاکستان کے خیر خواہ لوگ نہیں ہوتے نا، ان کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی بڑی گفتگو کی جاتی ہے. اب جب ایوب خان کے زمانے میں ہمارا ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن تھا، تو اس وقت ملک میں افراتفری پھیلانے کی جو اس طریقے سے کوشش کی گئی، وہ کون لوگ تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی تو یہ مخالفت کرتے رہے یہ لوگ، اور محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے یہ حامی بن گئے. ٹھیک ہے، ان کو محترمہ فاطمہ جناح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ تو قائد اعظم کے مخالف تھے. ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے محترم والد کے رن ہے، مفتی محمود مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے عظیم آدمی تھے. تو مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ آئے دن اپنا لوگوں کو نکال لے. لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے پارٹی سے وابستہ ہے، تو ان کو اس موسم میں تکلیف دینی کہ بھئی آپ آئیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ یوم پاکستان ہے 23 مارچ. بالکل، آپ حکومت کی مخالفت جتنی مرضی کریں، لیکن آپ نے یہ جو کام کیا ہے کہ جی 23 مارچ کا دن منتخب کر لیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رانا طاہر صاحب آپ کا. علی اظہر ارباب صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا اور جو سندھ حقوق مارچ ہے اس کی صورتحال سے آگاہ کیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. سچ کے ساتھ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.